Audio Jungle. तो तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, चाहे दवाओं की बात हो या तमाम जो इलाज के दौरान प्रोटोकॉल निभाने हैं, उसको पूरे करने हैं, उसका पालन कर रहा है, उस स्तर पे भी काम करने की कोशिश है। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष और हमारा विशेष कहता है, राज्यों को दिशा निर्देश, इलाज के दौरान फंगल संक्रमण को पर हो पूरी सतर्कता। जो कोविड-19 के दौरान और उसके बाद पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उसको लेकर भी तमाम तरह के क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको लेकर भी आज कई चीज़ें सामने आई हैं। और हमारे साथ इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार, डीजी हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार। हमारे साथ हैं डॉक्टर एन माथुर, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस ENT विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले डॉक्टर सुनील, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह के सबसे पहले म्यूकर माइकोसिस को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, कुछ दिशा निर्देश सामने आए हैं, उसमें मोटे तौर पे अगर उस पर हम नज़र डालें तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चाहे वो संक्रमण के बचाव और नियंत्रण के प्रोटोकॉल से जुड़ी चीज़ें हैं, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति स्थापित करने या उसको सक्रियता से उसको काम करने की बात कही गई है, जो भी ट्रांसमिशन आधारित जिस तरह से जो रोग होते हैं उसको कैसे रोका जाए, अस्पताल के अंदर जहां इलाज हो रहा है उस परिसर में, उस पे ज़्यादा फोकस दिखता है। कितना ज़रूरी है इस वक्त? हालांकि मोटे तौर पे हम ये मानते हैं कि जो तमाम तरह के प्रोटोकॉल हैं, चाहे ICU हो या वार्ड्स हो, वहां पे उनका पालन हो रहा होगा। नहीं, ये बहुत ही जरूरी है और बहुत अहम है कि हम ये सारी बातों के बारे में हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस अगर एक बार हमारे शरीर में हो जाता है संक्रमण के रूप में, तो उसका वो बड़ी तेजी से फैलता है और उससे डैमेज भी काफी होती है और जान का भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही दिशा में है, और क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ही बेटर रहता है ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, लेकिन ये बीमारी हो ही क्यों, जब हम अगर उस पर ध्यान ज्यादा देंगे तो हमारा एक बचाव होगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बचेंगे, हमारी दवाइयाँ बचेंगी, हमारा टाइम बचेगा, हमारी मैन पावर बचेगी, हमारे जो इतने सारे जो मरीज हैं जिनकी किसी की आंख चले जा रही है, किसी के दांत या किसी के जबड़े, तो ये सब ऑपरेशन के थ्रू करना पड़ रहा है और इसमें महीनों महीनों इलाज चलता है और वो बड़ी टॉक्सिक दवाइयाँ होती हैं और किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो ये सारी बातें प्रिवेंट की जा सकती हैं और हम अगर हम इस पर उचित ध्यान दें, जो प्रिवेंशन के लिए जो भी स्टेप्स हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल है या साफ सफाई है इक्विपमेंट्स की, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की, या हम अच्छे साफ मास्क पहने और अमूमन सभी बातों का ध्यान रखें, इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ ना लें, डायबिटीज पर कंट्रोल रखें, खास तौर से डायबिटीज को सख्त कंट्रोल रखें, स्टेरॉइड्स को ओवरडोज या ओवर यूज ना करें। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अहम है और इन पर वाकई में ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर माथुर, यही बात आपसे कि अस्पतालों के लिए या जहां इलाज हो रहा है उनके लिए अलग से गाइडलाइन, अलग से इस वक्त उन चीजों को दोबारा से बताने की क्यों जरूरत पड़ रही? की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो है उसको और सुदृढ़ किया गया है, क्योंकि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये कुछ ज्यादा नंबर्स में अभी सेकेंड वेव में हमने देखा। फर्स्ट वेव में भी देखा था, लेकिन सेकेंड वेव में कुछ ज्यादा देखा। तो फर्क फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में ये था कि यूज ऑफ स्टीरॉयड एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉयड जो है वो शायद सेकेंड फेज में ज्यादा हुआ है। तो उसको बहुत ही सीमित किया जाए और बहुत कड़ी निगरानी रखी जाए ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे। पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जाएं, जो भी पेशेंट जो हैं वो स्टेरॉइड्स पे हैं। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और साफ एनवायरनमेंट साफ हो, वो तो हॉस्पिटल में वैसे ही मेजर लिए जाते हैं, लेकिन मेन जो
फैक्टर जो चेंज हुआ है वो प्रोबेबली जो है वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल का है। कई बारी स्टीरॉइड्स हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है और वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, फिर भी वो स्टीरॉइड्स लेता रहता है। तो जो पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट जो डिस्चार्ज हो गए हैं, कोविड चले गए हैं घर पे, उनको भी वापस बुलाया जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने स्टीरॉइड्स टेपर कर दिया कि नहीं कर दिया जब उनको करना था। और उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए कि वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे कहीं स्टीरॉइड्स ना ले रहे हों। तो बेसिकली स्टीरॉइड मॉनिटरिंग एंड डायबिटीज एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान। बिल्कुल। और एक मोटे तौर पे आज एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता करके एक तस्वीर रखने की कोशिश की है कोविड से जुड़ी। डॉक्टर सुनील, अगर हम समझना चाहें, जो आंकड़े दिखा रहे हैं और हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाई हैं कि किस तरह से एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। कई आंकड़े ये बताते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पॉजिटिविटी दर 5% से भी कम है, कई कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 10%, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 10% या उससे ज्यादा भी मामले हैं। मोटे तौर पे इस वक्त जो स्टेबिलिटी की बात कही जा रही है इस दूसरी लहर को लेकर, उसको कितने पुख्ते तरीके से हम समझ सकते हैं इस वक्त? हैं और इसमें हमने जो स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, वो अभी हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हुए डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। और लेकिन हमें इस बारे में कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, हमें इसमें एकदम लचर तरीका अब अपना नहीं लेना है। हमें अभी भी इस ओर कार्यरत होते रहना है और निरंतर और भी अग्रसर होते रहना है कि हमारी पॉजिटिविटी दर और भी कम हो, हमारे जो इन्फेक्शन जो है वो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो उससे जो फर्टेलिटी है वो भी कम रहे, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो और हमारा जो क्योर रेट है वो बढ़ जाए। तो ये अगर ये तीनों चीजें बढ़ जाती हैं तो हम शायद जो हमारे जो लॉकडाउन है या लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया हैं जिनका सामाजिक तौर पर बहुत नुकसान भी होता है, इकोनॉमी पर भी नुकसान होता है, उन सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा ढील दे पाएंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो हमें इस सब को बड़े क्लोजली वॉच करना होगा और स्टेप बाय स्टेप लेकर के इसको आगे लेना होगा। कहीं पर भी हमें ओवर एंथुजियाज्म में या हमें एक असावधानी के तरीके से इसमें आगे नहीं चल सकते हैं। जब तक हम ये कंफर्म ना कर लें कि स्टेबिलिटी वाकई में आ गई है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप को या जो उसमें ढिलाई जो हम देते हैं, जो हमारा एक तरीका है, मतलब जिसमें हम नॉर्मेलिटी की तरफ लाना चाहते हैं सिस्टम को या सोसाइटी को या इकोनॉमी को, उसमें डेफिनेटली हमें जाना है, लेकिन हमें एक धीमे धीमे तरीके से बड़े ही केयरफुल और ऑब्जर्वेशन के साथ जाना। एक जो आंकड़ा है, आप ही से डॉक्टर सुनील, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी जो हम देख रहे हैं नए मामले जो आ रहे हैं एक दिन में और जो रिकवर हो रहे हैं, उसके बीच में 1 लाख संख्या का फर्क है, यानी 1 लाख ज्यादा रिकवर हो रहे हैं। तो क्या हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि इससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर थोड़ा दबाव कम हो रहा होगा? जी डेफिनेटली, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो हमने इस दौरान, जब हमें ये वेव ने हिट किया अचानक ही, और फिर जो गवर्नमेंट ने जो भी युद्ध स्तर पर जो अपनी अपनी जो तैयारियां थी और उनको पुख्ता किया, और धीरे धीरे जब हमारे जो लॉकडाउन थे उसका भी जो असर आया, तो जो ओवरऑल इन्फेक्शन था वो कम होने लगा। और जो क्योर रेट तो वैसे भी बहुत हाई था हमारा, क्योंकि क्योर रेट तो इसमें फेटेलिटी को ज्यादा नहीं थी, तो फेटेलिटी तो मार्जिनली इंक्रीज हुई थी। तो जब हमारे केसेस कम होने लगे तो नेचुरली क्योर रेट बढ़ने लगा और जो डिस्चार्ज होने लगे वो भी ज्यादा होने लगे, और एडमिशंस जो है फ्रेश एडमिशंस भी कम होने लगे। तो ये कई सारी जो हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स था, उसकी वजह से ये सब कामयाबी मिली है। और इसका निर्णायक तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे मनोबल पर जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है और जो अन्य स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं या हमारे सिस्टम है, ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम है, उन सबका मनोबल बढ़ा है और प्रेशर भी कम हुआ है।
लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि हमें तैयारियां हमें करते रहना होगा, हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा। जब तक हम सब हम्म। पूरी तरह से वैक्सीनेट ना हो जाएं, ठीक है। हम तभी अपने आप को सेफ जोन में पा सकें। बिल्कुल। डॉक्टर माथुर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। बच्चों और कोविड को लेकर एक पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि बहस चल रही थी कि आखिर क्या स्थिति है। आज डॉक्टर वीके पॉल ने इसको लेकर स्थिति साफ की है। आपको लगता है कि एक भरोसा पैदा करने वाली स्थिति है कि बच्चों को लेकर संक्रमण तो होगा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अभी नियंत्रण में दिखाई दे रही? जी, बच्चों में संक्रमण है ये हम मानते हैं, लेकिन बच्चों में डिजीज जो है वो जो आप अगर उनको देखें कि उनके कितने एडमिशन्स हैं तो वो बहुत कम है, क्योंकि सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस पे बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बाद में कभी दोबारा से सर्ज होता है तो हमारी सारी प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स में बना लिए हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, एक के बाद एक किस क्या क्या स्टेप्स लेंगे, और वो सब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सतर्कता का साथ नहीं छोड़ना, चाहे कैसी भी स्थितियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एन माथुर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर रुकेंगे न्यूज नाइट में एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कोविड से उपजे हालात का सभी राज्य अपने अपने स्तर पर मुकाबला कर रहे हैं। ज्यादातर राज्य लॉकडाउन और कड़े कदमों के जरिए संक्रमण की रफ्तार थामने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों के साथ समन्वय कर हर संभव मदद कर रही है, तो वहीं कोरोना के चलते मुश्किलें झेल रहे परिवारों की मदद करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ समन्वय कर हर संभव मदद कर रही है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर घटकर 3.5% रह गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों से अभी भी सतर्कता बरतने की अपील की है। इस बीच दिल्ली में टीकाकरण पर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीकाकरण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहाना न बनाने और राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। तो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कहा, राज्यों को भी टीका खरीदने का अधिकार दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं। अब उन्होंने मांग की कि दिल्ली को केंद्र सरकार वैक्सीन दे। कल ही उन्होंने बताया था, और आंकड़े सही है, कि 50 लाख वैक्सीन दिल्ली में दे दिए गए हैं।
तो वो किसने दिए? आज तक देश में 20 करोड़ टीके लगे हैं, वो सारे के सारे केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना तरीके से एक्वायर करती हैं, प्रोक्योर करती हैं, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने किन वर्गों को देना है, क्योंकि ये ऐसी उनसे रिक्वेस्ट थी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रदान की गई है। तो वो वाला जो एक प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरीके से ये फैसला करना है कि वो इसको किस तरह से और कहां तक पहुंचाए। इधर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में करीब 6000 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार का 3T यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट फॉर्मूला कारगर साबित हुआ है। इटावा में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य तैयारियां जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर मेडिकल कॉलेज को 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने का निर्देश दिया गया है। हर जिले के अस्पताल में 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक ICU निर्माण का काम शुरू हुआ है। एक समय यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी वह 30% के आसपास पहुँच गई थी। आज वो घट करके 2 से नीचे आ चुकी है। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी संक्रमण की दर में कमी आई है। प्रदेश में लॉकडाउन सख्ती से लागू है, सैनिटाइजेशन का कार्य भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों की कमी को देखते हुए 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। हालांकि संक्रमण में कमी के बावजूद क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पॉजिटिविटी रेट हमारा ये सिद्ध कर रहा है कि हम नियंत्रण की स्थिति में पहुंच रहे हैं। समग्र पॉजिटिविटी रेट भी हमारा लगातार, चाहे 7 डेज का हो, 7 दिनों का, वो भी कम हो रहा है। आज हम सब जानते हैं कि हम पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं। तमिलनाडु में लागू किए गए लॉकडाउन में बिना किसी छूट दिए 24 मई से 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। उधर कर्नाटक में भी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों की राय पर 7 जून की सुबह 6 बजे तक सख्त प्रतिबंधों को बढ़ाया गया। साथ ही कर्नाटक सरकार ने सरकारी जिला अस्पतालों में ब्लैक फंगस मरीजों का मुफ्त इलाज करवाने का फैसला लिया है। भारतीय सेना ने कर्नाटक के उलसूर में 100 बेड की कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया है। ये कोविड सेंटर सेना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तैयार किया गया है, जिससे यहाँ कर्नाटक में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी मदद मिल सकेगी। This is a 100-bedded COVID care center, basically for mild cases and more or less a triaging center also. So out of these 100 beds, about 50 beds are oxygenated beds. This 100% is only for the general public, and this is integrated with the VVMP online system. झारखंड में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रांची में लॉकडाउन जारी है। आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव जिले के समाज सेवी संस्था साथी द्वारा जिले में क्वारंटीन अवधि पूरी कर घर जा रहे मजदूरों को सूखा राशन एवं दवाइयां वितरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में सरकार के साथ साथ जन भागीदारी से भी लोगों के लिए प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तूफान यास, यही नाम है उस नए तूफान का जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले इस चक्रवात के 24 मई तक साइक्लोन में तब्दील होने की आशंका है। हालात के मद्देनजर NDRF के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों को तैनात करना शुरू कर दिया है।
चक्रवाती तूफान ताउते का प्रकोप अभी ठीक से थम भी नहीं पाया था कि अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में एक नए चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला ये नया चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया। सोमवार सुबह तक इसके पहले चक्रवात में और फिर 25 मई तक बहुत गंभीर चक्रवात में बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवात तीव्र होकर उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा। इसके साथ ही 26 मई की शाम तक इसके पश्चिम बंगाल और समीपवर्ती उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों को पार करने की संभावना है। फर्स्ट रेनफॉल जो वार्निंग है, रेनफॉल नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में 25 में सभी जगह में होने का चांसेस है, लाइट टू मॉडरेट। साउथ कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में होगा और नॉर्थ इंटीरियर में भी मेनी प्लेसेस में, साउथ इंटीरियर में फ्यू प्लेसेस में होने का चांसेस है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल नॉर्थ कोस्टल का सभी डिस्ट्रिक्ट, साउथ कोस्टल का पूरी खोर्धा और इंटीरियर का मयूरभंज, ऐसा भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालासोर, कटक, पुरी, खोर्धा, मयूरभंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर 26 मॉर्निंग टू 27 मॉर्निंग तक हमारा जो वार्निंग है रेनफॉल का, इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केउंझर और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मीन्स 20 सेंटीमीटर और मोर मयूरभंज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। एक बार चक्रवात में तब्दील होने के बाद इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यास नाम दिया जाएगा। हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपनी टीमों को तैनात करना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तूफान से जान माल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। District administration in all the coastal districts are in full preparedness. Arrangements for evacuation, shelter, and providing alternate food and drinking water, all are being worked out. And this being in a COVID pandemic, all precautions are being taken. तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा के 30 में से 12 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले सप्ताह चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यास की जद में आने वाले तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन प्रशासन किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान मौसम विभाग के महानिदेशक ने समिति को चक्रवात की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 मई की शाम तक चक्रवात के पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों तक पहुंचने की उम्मीद है और इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही तटीय जिलों में भारी वर्षा होगी। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने समिति को तूफान से बचने के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है और इसके साथ ही खाद्यान्न, पेयजल और आवश्यक आपूर्ति के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई है। बिजली, दूरसंचार जैसी सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई हैं। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 65 टीमों को तैनात किया है और 20 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बलों के बचाव और राहत दलों को भी तैनात किया गया है। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं।
अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।